बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो डिस्कस करना है वो है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इसके मेन ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव उन्हीं को कहते होते हैं जो इस टॉपिक में हम मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, उन्हीं को क्या कहते होते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन के बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद हम इसकी टाइप्स देखेंगे और टाइप्स के बाद एंड में हम इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन जो ये बेसिकली होता क्या है, ये परमानेंट पोलराइजेशन होती है एक सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड की टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो डेवलप कर देती है पार्शली लेकिन अपोजिट चार्ज। किसकी वजह से? बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये अपोजिट चार्ज जो पार्शली होता है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। ये इसकी डेफिनेशन आ गई कि द परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डेवलपिंग partial but opposite charges due to difference in the electronegativity of bonded atom is known as inductive effect। इसके बाद हम जर्नल केस देखते हैं। इसमें हम सपोज करेंगे दो एटम A एंड B। मानिए कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सेम है A और B की, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो बेसिकली होता है म्यूचुअली शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअली शेयर करते हैं जो एटम, उन्हीं को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये इनके दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड है और उसमें जो म्यूचुअली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम के दरमियान यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब किसी एटम के ज़्यादा करीब नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें पोलराइजेशन नहीं होगी। इसके बाद हम दूसरा केस देख लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी B की वो ज़्यादा होगी A की निस्बत। तो जब A की निस्बत B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो जो म्यूचुअली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो B की तरफ ज़्यादा होगा। इसी वजह से जो होगा B पे आ जाएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज और A पे आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। B पे क्या आ जाएगा? पार्शली नेगेटिव चार्ज और A पे आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा A पे। ये इसकी रीज़न है। जब पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव चार्ज आ गया है तो इसका मतलब ये होगा कि इस में पोलराइजेशन है। क्या है? पोलराइजेशन इसमें है। इसके बाद तो मतलब ये होगा कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी है। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये एक परमानेंट इफेक्ट है। क्या है? ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये टेक प्लेस होता है दो एटम के दरमियान। जब इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसी वक्त ये उनके दरमियान प्रेजेंट होता है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्डेड एटम के दरमियान प्रेजेंट होता है या टेक प्लेस होता है, तो हम जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें सिर्फ
इलेक्ट्रॉन जो पेयर होता है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, उसमें जस्ट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफ़र तो आयनिक बॉन्ड में होता है। इसके बाद इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि ये ऑब्जर्व किया जाता है बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ही ये ऑब्जर्व किया जाता है। अगर एटम जो बॉन्डेड एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है तो उनमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पाया जाएगा, हमने जैसे पहले केस में जर्नल केस में देखा था। इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि ये अटैकिंग रिएजेंट की एब्सेंस में टेक प्लेस होता है। छठी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो ट्रांसमिट करता है कार्बन चेन में इसमें, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है वो थर्ड कार्बन के बाद निग्लिजिबल हो जाता है, मतलब ज़ीरो हो जाता है। जैसे ये एक हमारे पास एटम है जो हैलोजन एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है कार्बन से ज़्यादा है, तो इसलिए ये जो इनके ये सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड ये है, इस वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर वो इस x के ज़्यादा करीब होगा, तो इसलिए इस पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पार्शली पॉजिटिव। आप देखो ये पेयर कार्बन से थोड़ा सा दूर चला गया है और x के ज़्यादा करीब हो गया, इसलिए इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आ गया। क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भी दूर चला गया है तो इसलिए ये क्या करेगा, अपने नेक्स्ट कार्बन वाले पेयर को थोड़ा सा अपने करीब कर लेगा, जिसकी वजह से इस पे भी पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, लेकिन इसकी निस्बत इस पे जो पोलैरिटी होगी वो कम होगी। इसी तरह होगी पॉजिटिव ही, इसी तरह इस पे भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये पेयर भी थोड़ा सा इस तरफ हो जाएगा। किसकी वजह से, इस हैलोजन ग्रुप की वजह से इन सब के पेयर थोड़े थोड़े इधर हो जाएंगे, तो इसलिए इस पे सबसे ज़्यादा पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे इससे कम और इस पे ना होने के बराबर, लेकिन होगा ज़रूर थोड़ा बहुत, लेकिन इसके आगे ये ख़त्म हो जाएगा। ये है इसकी 6 प्रॉपर्टी। अब देखो कि इसकी हम टाइप्स डिस्कस करने जाते हैं, उससे पहले देखो अगर तो इधर एक ऐसा एटम या ग्रुप लगा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कार्बन से ज़्यादा है, कार्बन चेन पर ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ये जो म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा इसको अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब विड्रॉ कर लेगा। तो इस ग्रुप या एटम को हम विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या विड्रॉ करेगा, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या एटम। अगर एटम है तो एटम कह देंगे, अगर ग्रुप है तो ग्रुप कह देंगे। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या एटम का जो इफेक्ट होगा उसे हम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कह देंगे। इसके बाद अगर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है तो उस वक्त ये इधर जो एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगी। इसका मतलब ये होगा कि जो ये पेयर होगा वो कार्बन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि जो इधर एटम या ग्रुप ऑफ एटम होगा वो डोनेट इलेक्ट्रॉन करेगा कार्बन चेन में एक कार्बन को। तो जो इसका इस ग्रुप या एटम को हम फिर क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ग्रुप कह देंगे, अगर एटम है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम कह देंगे। और जो इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या एटम का उसी को हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ये इसकी टाइप्स आ गई, 2 इसकी टाइप्स होती हैं, एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरी है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद हम इनकी जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले आ जाती है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये इसकी डेफिनेशन होगी और इसको हम डोनेट करते होते हैं पॉजिटिव आई इफेक्ट से। इसके बाद ये इनका जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डोनेशन एबिलिटी, मतलब डोनेट करने की जो इनकी सलाहियत है वो इस तरह डिक्रीज करती जाती है। सबसे ज़्यादा इस ग्रुप की है
उससे कम इसकी और सबसे कम हाइड्रोजन की है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होंगे, एटम होंगे, ये इसकी डेफिनेशन है। और जो इफेक्ट होगा ऑफ विड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी को हम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे और इसको हम रिप्रेजेंट करते होते हैं नेगेटिव आई इफेक्ट से। इसका जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का जो एग्जांपल है उनका ऑर्डर ये है कि सबसे ज़्यादा जो है NF4, लेकिन इस पे NF4 पे जो है वो आएगा पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाती है और एक इधर बॉन्ड अभी बनना है, वो 4th होगा, तो N पे आ जाएगा पॉजिटिव। ये विड्राइंग है, ये सबसे ज़्यादा NF3 पॉजिटिव जो है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को विड्रा करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इससे कम ये NR3 पॉजिटिव, इस पे ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह इस नाइट्रोजन में, सब नाइट्रोजन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद ये इसका ऑर्डर याद आपने रख लेना है। ये कार्बन जो है पहले वाले पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में था और नेगेटिव में भी, ये बेसिकली रेफरेंस एटम है। इसके बाद हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन जो है इसकी हम एसिडिक स्ट्रेंथ पे देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो इसमें देखें कि अगर तो कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बन चेन पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसिड होती क्या है। एसिड जो ब्रॉन्स्टन लॉरी है ना, उस कंसेप्ट के मुताबिक जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करती है उसे हम कहते होते हैं एसिड, और जो सब्सटेंस प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है उसे हम कहते होते हैं बेस। और जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करने के बाद बनती है उसे कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। मतलब एसिड के प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो सब्सटेंस होती है उसे हम कहते होते हैं कॉन्जुगेट बेस। अब एसिड, अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही देख लें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर अगर ये हम हाइड्रोजन इसका जब रिमूव कर देते हैं तो ये सब्सटेंस बच जाएगी, इसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। अब क्योंकि ये प्रोटॉन रिलीज करने वाले को एसिड कहते हैं, जब प्रोटॉन जाएगा तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो कॉन्जुगेट एसिड पे क्या होगा कॉन्जुगेट बेस पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज। अब कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना ये इजीली हाइड्रोजन रिमूव करेगा। तो इसका मतलब हुआ जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है उतनी ये हाइड्रोजन आयन इजीली रिमूव करेगा, ये उतनी ज़्यादा क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा ये एसिडिक होगा। अब ये देखें, अगर इस O पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, ये अगर तो हम ये हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अगर तो नेगेटिव चार्ज को ऐसा ग्रुप इधर लगा हुआ है जो इस नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज़ करे, मतलब इस स्पीशीज़ पे चार्ज को डिक्रीज़ करेगा। और हम जानते हैं कि जो स्पीशीज़ जितनी कम चार्ज होती है वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये अगर इसके इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा तो ये जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ये हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद इधर नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे, तो ये विड्राइंग ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो इस ऑक्सीजन पे ये इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी को ये क्या करना शुरू कर देगा कम। तो इसका मतलब है कि जो विड्राइंग ग्रुप की जो प्रेजेंस होगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कार्बन चेन पे, तो वो इसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर देगी। जितना इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग होगा उतना ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतना ये
ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा कम करेगा, उतना ये कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा, उतना ही ज़्यादा ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो ये है कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप की प्रेजेंस होगी व्हेन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द कार्बन चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देन इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम decreases which stabilize the conjugate base. Thus the presence of electron withdrawing group on the carbon chain of carboxylic acid increases the acidic strength of carboxylic acid. इसी तरह अगर देखो इधर अगर इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो जब ये हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, वो हमें पता है, कॉन्जुगेट बेस पे इधर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो अगर इधर है इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप तो ये इलेक्ट्रॉन मज़ीद इसको देगा ऑक्सीजन पे, मतलब ये ऑक्सीजन पे मज़ीद इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी होगी उसको इंक्रीज कर देंगे, और जितनी कोई स्पीशीज ज़्यादा चार्ज होगी उतनी वो अनस्टेबल होगी, मतलब ये उतना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल होता जाएगा। जब अनस्टेबल होता जाएगा तो ये कोशिश करेगा कि ये अपने हाइड्रोजन को रिमूव ही ना करे, क्योंकि ये प्रोटॉन को रिमूव ही ना करे, क्योंकि ये प्रोटॉन रिमूव करने के बाद हाईली अनस्टेबल हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस से कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है। ये देखें, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर मौजूद है तो इसके क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द carbon chain of carboxylic acid, then electronic density on oxygen atom increases, which destabilize the conjugate base. Thus the presence of electron donating group on the carbon chain of carboxylic acid decreases the acidic strength of carboxylic acid. अब देखें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड पे जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद है तो वो उसकी उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा। और इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जितना स्ट्रॉन्ग एक कार्बोक्सिलिक के कार्बन चेन पे मौजूद है तो वो उसके कॉन्जुगेट बेस को ज़्यादा स्टेबलाइज कर देगा। इसका मतलब है जितना इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग होगा उतनी वो एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी उतनी ज़्यादा होगी। इसके बाद हम इसी तरह हम वो ऑर्डर हमने देखा है जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उनको आपने याद रखना है। उन्हीं से हम किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। आइए हम एसी को मतलब अगर हमारे पास 2-3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ही कंपाउंड दिए गए हैं तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ 3 केसेस वो हम डिस्कस करते हैं। पहला केस जो है वो ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज कर रही है, तो फिर जितना वो स्ट्रॉन्ग होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। अब हम इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप के हवाले से इसके 3 केसेस पढ़ते हैं, इसकी समझ आ गई तो फिर क्योंकि इसका वाइस पड़ता है विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो हम इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप के 3 केसेस कर लेते हैं। पहला केस है कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप के जो है वो सेम नेचर में है और सेम ही नंबर में है, लेकिन जो मौजूद है वो एक डिफरेंट पोजीशन पे कार्बन चेन की कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कार्बन चेन है उसमें डिफरेंट पोजीशन पे मौजूद है, तो फिर इस केस में जो सबसे ज़्यादा क्लोज होगा ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, तो वो उतना कम उतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, मतलब वो कॉन्जुगेट बेस को उतना ज़्यादा स्टेबल कर देगा। तो इसका मतलब ये होगा
वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। देखें जी, ये है जो ए ऑप्शन है, उसमें है फ्लोरीन दूसरे कार्बन पे, इसमें फ्लोरीन तीसरे पे, इस पे चौथे पे, और इसमें है ही नहीं, ये इधर H आना है। देखिए ये जो होगा, इसका जो अपना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का है, इसका डिस्टेंस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कम है, तो ये जो ये कॉन्जुगेट बेस पे जो आएगा नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद, तो इसको ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये ज़्यादा अच्छे से इस पे चार्ज ज़्यादा जो होगा उसको ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा इसकी निस्बत, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इसका जो इफेक्ट है वो अट्रैक्ट तो करेगा, मतलब इसकी डेंसिटी को ऑक्सीजन पे डिक्रीज तो करेगा, लेकिन ये ज़्यादा डिक्रीज करेगा, ये ज़्यादा उस पे चार्ज को डिक्रीज करेगा, ये ज़्यादा स्टेबल करेगा इसकी निस्बत। इसी तरह ये कम करेगा इसकी निस्बत, क्योंकि इसका डिस्टेंस बढ़ गया है। इसमें है ही नहीं इलेक्ट्रॉन जो होगा, मतलब इस पर डेंसिटी कम करने वाला कॉन्जुगेट बेस पे, तो मतलब इस पे तो जितना नेगेटिव चार्ज आएगा प्रोटॉन डोनेट करने की वजह से वो उतना ही रहेगा, मतलब सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इस पे, ये सबसे ज़्यादा चार्ज स्पीशीज़ है, तो इसका मतलब ये है कि ये कम स्टेबल है, क्योंकि जितनी कोई स्पीशीज़ ज़्यादा चार्ज होती है वो उतनी कम स्टेबल होती है, जिस स्पीशीज़ पे जितना कम चार्ज होता है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। और क्योंकि जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा वो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो उतनी इजीली हाइड्रोजन आयन दे सकता है। तो मैं इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इसका हो जाएगा ये, मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक एक स्ट्रेंथ ए की होगी, फिर बी की, फिर सी की, और एंड पे डी की सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ है। इसके बाद सेकंड केस आ जाता है। सेकंड केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो सेम होते हैं नंबर में, और जो मौजूद होते हैं एक ही पोजीशन पे, लेकिन डिफरेंट होते हैं इनकी नेचर। तो इसमें जिसको वो स्ट्रॉन्गर जो होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, वो ज़्यादा इंटेंसिटी को, नेगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन पे कम कर देगा, तो मतलब वो ज़्यादा स्टेबल कर देगा कॉन्जुगेट बेस को। इसका मतलब होगा कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है वो उतने ज़्यादा स्टेबल करेगा कॉन्जुगेट बेस को, और जितनी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो एसिड ज़्यादा होगा, मतलब उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। देखें जी, इसमें ग्रुप पॉइंट जो ऑप्शन नंबर ए है, इसमें फ्लोरीन भी दूसरे कार्बन पे है, और बी में क्लोरीन आ गई, और सी में ब्रोमीन, और डी में कोई भी नहीं है। तो देखो इस पे जितना कॉन्जुगेट ये हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद ये कॉन्जुगेट बेस पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा इधर ये अट्रैक्ट करेगा फ्लोरीन, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कैपेसिटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है अपने ग्रुप में से। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्योंकि हम जानते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज होती है, तो ये फ्लोरीन वाला जो ग्रुप है, ये फ्लोरीन सबसे ऊपर है, उसमें उसके नीचे क्लोरीन है, उसके नीचे ब्रोमीन है, मतलब ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी या विड्रॉ करेगी इलेक्ट्रॉन को। जब ज़्यादा अट्रैक्ट या विड्रॉ अपने तरफ करेगी तो इस पे नेगेटिव चार्ज उतना कम होता जाएगा, जब कम होता जाएगा तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जाते जाएगी, तो इसकी निस्बत ये कम स्टेबल होगा, ये उससे कम, और इस पे तो जितना नेगेटिव चार्ज आएगा वो उतना ही रहेगा, क्योंकि इधर अट्रैक्ट करने वाली कोई चीज़ है ही नहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ए की होगी, फिर बी की, फिर सबसे ज़्यादा ए की, उससे कम बी की, उससे कम सी की, और इससे कम डी की। ये इसका एसिडिक ऑर्डर है। अब थर्ड केस है वो ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं वो सेम हो नेचर में और एक ही पोजीशन में मौजूद हो, लेकिन नंबर में डिफरेंट हो, मतलब उनकी पोजीशन भी सेम है और नेचर भी सेम, लेकिन नंबर में डिफरेंट है, तो फिर
जितना ज़्यादा नंबर होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे। इसका मतलब है वो उतने ही उतना ही चार्ज को कॉन्जुगेट बेस पे कम कर देंगे, कॉन्जुगेट बेस से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि जिस पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद हैं वो ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि वो ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल कर देगा। तो इसका मतलब है कि वो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी। इसके में सबसे एसिडिक स्ट्रेंथ डी की ज़्यादा होगी, उससे बी की कम होगी, उससे सी की कम होगी, उससे बी की कम, और इस सबसे कम ए की होगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप है ही नहीं। इसमें एक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कम करेगा इसकी निस्बत। इसमें मतलब कॉन्जुगेट बेस पे ज़्यादा चार्ज है, इस पे कॉन्जुगेट बेस पे उसकी निस्बत कम है, क्योंकि इधर दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसको चार्ज को दो अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह इधर 3 ग्रुप हैं, तो इसका मतलब है इस पे मज़ीद चार्ज कम हो जाएगा, ये मज़ीद स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा कॉन्जुगेट बेस। तो इसलिए इसका ऑर्डर ये हो जाएगा, डी की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर सी की, फिर बी की और फिर ए की। और अगर आप कोई पूछे इनमें से जितने हम केसेस किए हैं इसमें से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है, जितने किसी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा है तो वो उतना कम बेसिक होगा, और जितना वीक एसिड होगा उसकी बेसिक नेचर उतनी ज़्यादा होगी। अगर इसमें कंपैरिजन करना चाहें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई कहे बेसिक कौन सा है इन कंपाउंड में, तो फिर इनकी निस्बत सबसे ए ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, बी उससे कम बेसिक, और सी उससे कम बेसिक, और सबसे कम बेसिक होगा डी। इसी तरह हम किसी भी कंपाउंड और की भी एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं। ये तो हम जर्नल एक कार्बोक्सिलिक एसिड की हमने लेके एग्जांपल उस पर इसको इम्प्लीमेंट किया है कि हम किस तरह एसिडिक स्ट्रेंथ कंपाउंड एक जैसे कंपाउंड में कंपैरिजन कर सकते हैं, किस तरह हम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपैरिजन कर सकते हैं। थैंक यू।